हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड के काफ़ी सारे सेशंस हमने प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप जा कर के वहाँ उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा ये यूपी टीजीटी का सेशन था पिछला वाला, उसमें अपन ने साइकोलॉजिकल नॉवेल तक डिस्कस कर लिया था। अभी इसको अपन आज निपटा लेंगे, ठीक है। कुछ बचे हैं, 10 से 15 होंगे लिटरेरी टर्म, और काफ़ी सारे अपन करीब 4 सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सेशंस की भी प्लेलिस्ट एक साथ यूपी टीजीटी क्रैश कोर्स के नाम से चैनल पर मौजूद है। आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन। तो हम शुरू करेंगे रीजनलिज्म से। ये क्या है? रीजनलिज्म इज अ टेंडेंसी टू सेट लिटरेरी वर्क्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। यानी जब कोई राइटर किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान को अपने लिटरेरी वर्क्स में एज अ सेटिंग यूज करता है लगातार, तो उसको रीजनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे टॉमस हार्डी थे, ये रीजनलिज्म के फाउंडर कह सकते हैं आप इनको। इनकी जो सेटिंग थी, इनका जो जो रीजन था जहाँ जिसको ये यूज़ करते थे, वो था वेसेक्स वेसेक्स। इसी तरह से इंडियन राइटर्स में मालगुड़ी नाम के रीजन को यूज़ करते हैं कौन? आर के नारायण। ठीक है, ये आप बात तो दोनों ध्यान रख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में, यानी जो एक यूरोपियन राइटर इनको कहते हैं, इंग्लिश राइटर, वो कौन है? टॉमस हार्डी, जो रीजनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ आर के नारायण। हार्डी का जो रीजन है वो है वेसेक्स, और आर के नारायण ने जो एक इमेजिनेटिव रीजन क्रिएट किया है उसका क्या नाम है? मालगुड़ी। ठीक है, इनका वर्क भी है मालगुड़ी डेज, उसी से ये फेमस हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल क्या है? रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट। ये एक रिवोल्ट है। किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑगस्टन पोइट्री। ऑगस्टन पोइट्री की लैंग्वेज के खिलाफ। ठीक है, यानी जो ऑगस्टन एज के राइटर्स, ऑथर्स या पोएट्स जिस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जो कि आपकी विट से और कॉमन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती थी, तो उसके खिलाफ रोमांटिक रिवाइवल मूवमेंट छेड़ा गया था या शुरू किया गया था। रोमांटिसिज्म क्या है? द अमेरिकन स्कॉलर ए ओ लव जॉय ऑब्जर्व्स ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं दैट की द वर्ड रोमांटिक, रोमांटिक जो शब्द है ना, मीन्स सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे उसके मतलब हो सकते हैं। बाई इट सेल्फ इट मीन्स नथिंग, और ये खुद में कुछ नहीं है, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। वैसे रोमांटिक जो आपके रोमांस कहलाएंगे या रोमांटिसिज्म जो कहलाएगा, उसमें आपको शिवलरी देखने को मिलेगी, हीरोइक एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, ये रोमांस होता है। ठीक है, और रोमांस आजकल का जो सेंस है वो तो बिल्कुल ही अलग है उससे। चलिए आगे देखेंगे। द जर्मन क्रिटिको फ्रेडरिक शेलेगल is said to have been the first to use the term romantic for describing school of poets and writers opposed the classic। करें, जो जर्मन क्रिटिक हैं फ्रेडरिक शेलेगल, ये पहले ऐसे व्यक्ति या ऐसे क्रिटिक माने जाते हैं कि जिन्होंने पहली बार रोमांटिक शब्द का यूज़ किया था डिस्क्राइबिंग स्कूल ऑफ पोएट्स, उन पोएट्स के स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए या राइटर्स के स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए जो अपोज्ड यानी विरोध करते थे। किसका? द क्लासिक, यानी क्लासिक्स का। पुरानी रीति रिवाज या परंपराओं के लिखने संबंधी जो भी नियम थे उनका। जनरली द रोमांटिक इज सपोज टू बिलीव इन द बेसिक गुडनेस ऑफ द मैन। जो रोमांटिक है वो क्या है? इज सपोज टू बिलीव, वो ऐसा मानते हैं कि इन द बेसिक गुडनेस ऑफ मैन हु हैज बीन करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। ये बात ठीक है कि जनरली आमतौर पर रोमांटिक इज सपोज्ड टू बिलीव, रोमांटिक को इज सपोज्ड माने जाते हैं टू बिलीव कि वो विश्वास करते थे इन द बेसिक गुडनेस, एक आधारभूत अच्छाई में, ऑफ मैन, मनुष्य की, हु हैज़ बीन करप्टेड बाय सिविलाइजेशन, जिसको सभ्यता ने, उसकी सिविलाइजेशन ने करप्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, नैतिक रूप से उसको अनैतिक बना दिया। द टर्म रोमांटिसिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमोटनेस, डेसोलेशन, डिल्यूजन, डीके, पैशन, डिवाइन अनरेस्ट, मेलैंकोली एंड ऑल। अच्छा, इतना देख लीजिए पहले। द टर्म रोमांटिसिज्म जो है इस कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाय रिमोटनेस, रिमोटनेस के द्वारा, स्थिरता के द्वारा, और डिसोलेशन के द्वारा, डिसल्यूजन के द्वारा। डिसल्यूजन मतलब अलगाव से है,
डीके बर्बादी, पैशन जुनून, डिवाइन अनरेस्ट एक दैवी बेचैनी या आत्मिक बेचैनी, मेलानकली दुख से भी इसको जो है क्या किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। अच्छा आगे देखेंगे। एंड ऑल एम्बेरेसिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, एंड द ऑल, और अगर सब मिला करके कहिए तो एम्बेरेसिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन की, उनमें जो है इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है। इट इज़ सजेस्टिव ऑफ स्टर्नेस एंड, अच्छा चलिए इसको आप पढ़ लेना आगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसमें रेनेसांस का भी वर्णन मिल जाता है। अब अपन आ जाते हैं सीधे, इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, कुछ कठिनाई हो तो बताइएगा, अपन देख लेंगे, टेलीग्राम में बता दीजिएगा। सैटेनिक स्कूल क्या है भाई? दिस डेरोगेटरी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साउदे, रॉबर्ट साउदे थे जो आपके रोमांटिक एज से संबंधित है, और ये ओल्डर रोमांटिक में से थे, यानी कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के बाद जो है साउदे भी उसी ओल्डर रोमांटिक के ग्रुप में शामिल थे। कोई मतलब सेपरेट ग्रुप नहीं था, लेकिन उनको सीनियर होने की वजह से ओल्डर कहा जाता है, और यंगर कहा जाता है बैरन को, या बैरॉन कहिए, शैली को और कीट्स को। ठीक है, और इनके साथ आप विलियम ब्लैक को भी रख सकते हैं जो ओल्डर हैं। अच्छा, टू रिफर टू बायरन, जो ये डेरोगेटरी टर्म है ना, डेरोगेटरी मतलब थोड़ा अपशब्द कह लीजिए, ये इन्होंने यूज़ किया था बायरॉन के लिए, मोर के लिए, शैली के लिए और ले हंट के लिए, एंड अदर्स ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, और दूसरे जो अर्ली 19th सेंचुरी के पोएट्स थे, हु फ्लॉन्टेड दियर रेडिकल आइडियाज एंड इरेगुलर लिविंग इन दियर राइटिंग्स। हु फ्लॉन्टेड, जो फ्लॉन्ट करते थे रेडिकल आइडियाज को, रेगुलर इरेगुलर लिविंग को इन दियर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, तो इनके लिए साउदी ने कहा था कि ये सैटेनिक स्कूल के लोग हैं। तो इनके जवाब में कीट्स ने भी कुछ फिर लिखा था कि नहीं ऐसा नहीं है, उसी इनके वर्ग के जवाब देने के लिए, कीट्स या शैली ने शायद। अच्छा आगे देखते हैं। द रोमांटिक ग्रुप वॉज सेट टू शो स्कॉर्न फॉर ऑल मोरल रूल्स, कि जो ये रोमांटिक ग्रुप है वॉज सेट कहा जाता है उसके बारे में, टू शो, वो शो करता है स्कॉर्न, घृणा या नफरत, फॉर ऑल मोरल रूल्स, सारे नैतिक नियमों के खिलाफ, एंड द एक्सेप्टेड टीनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, और एक्सेप्टेड टीनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी। इन कंट्रास्ट, और इसके उलट आप देखिए ना, विद दीज अनकन्वेंशनल राइटर्स, ये जो अनकन्वेंशनल राइटर्स थे वर द पियस मेंबर्स ऑफ द लेक स्कूल ऑफ रोमांटिक्स, ये लेक स्कूल ऑफ रोमांटिक्स के साथ में जुड़े हुए थे, पियस पवित्र, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, ये आपके लेक स्कूल ऑफ पोएट्स हैं। द टर्म, ये पूछा जाता है आपके टीजीटी में, तो अक्सर क्वेश्चन आता ही है ये, कि लेक स्कूल से कौन कौन से पोएट संबंधित हैं, 4 नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें कोई एक नहीं होगा तो उसको आपको छांटना होगा। द टर्म इज ओकेजनली रिवाइव्ड इन कंटेम्परेरी टाइम्स, ये जो टर्म है ना अभी हाल फिलहाल इसको रिवाइव किया गया है ओकेजनली, टू रिफर टू राइटर्स, उन राइटर्स को रिफर करते हुए हु अटैक कन्वेंशनल मोरल स्टैंडर्ड्स इन दियर राइटिंग्स, जिन्होंने अटैक किया है कन्वेंशनल मोरल स्टैंडर्ड्स इन दियर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स में परंपरागत नैतिक लेखन के स्टैंडर्ड को, लेवल को। ठीक है, मतलब वो उनको मानते ही नहीं थे सिरे से, अपनी तरह का सब उसमें लिखा करते थे। सटायर क्या है भाई, देख लेते हैं। सटायर इज द स्पीसीज ऑफ विट, सटायर जो है वो विट की तरह की एक प्रजाति है, दैट रिडिक्यूल्स द वाइसेस एंड फॉलीज ऑफ द एज, जो अपने समय के फॉलीज को और वाइसेस को रिडिक्यूल करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, वो सटायर कहलाते हैं। इट इज सॉरी इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम लैटिन सटायरा, इसका जो ओरिजिन है वो सटायरा लैटिन वर्ड से है, ये ध्यान रख सकते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। लेटर फॉर्म सेचुरा, जिसका फॉर्म जो है और क्या है, सेचुरा है, सेट्यूरा नहीं, सेचुरा ही होगा। मेडले, जॉनसन इन हिज डिक्शनरी डिफाइंस सटायर एज अ पोएम, जॉनसन जो है, जो इन्होंने डिक्शनरी लिखी, पहली डिक्शनरी जो इन्होंने लिखी थी, उसी के लिए जाने भी जाते हैं काफ़ी हद तक डॉक्टर जॉनसन, उसमें इन्होंने इसको पोयम माना है। इन विच, जिसमें विकेडनेस और फॉली सेंस्योर, जहाँ पर विकेडनेस दुष्टता को और मूर्खता को सेंस्योर किया जाता है, सेंस्योर मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं अपन। द ट्रू पर्पज ऑफ सटायर, सटायर का जो ओरिजिनल पर्पज है ना, अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, ड्राइडन के हिसाब से, वाज द अमेंडमेंट ऑफ द वाइसेस, अवगुणों या गलतियों में सुधार करना है। ठीक है, बट टू डिफो, लेकिन डेनियल डिफो थोड़ा सा दूसरा अपना मत रखते हैं, वो क्या, इट वाज रिफॉर्मेशन, ये असल में रिफॉर्मेशन है, यानी
रिफॉर्म कर देना पूरी तरह से। सटायर इज अ सॉर्ट ऑफ गिलास, सटायर एक गिलास की तरह है। वेयर इन बिहोल्डर्स डू जनरली डिस्कवर एवरीबडीज फेस, जहाँ पर जो बिहोल्डर है ना, उसको जो हाथ में लिए हुए हैं, उनको जनरली डिस्कवर वो खोज पाते हैं एवरीबडीज फेस, हर किसी का चेहरा, हर किसी की गलतियाँ। बट दे आर ऑन विच इज़ द चीफ रीज़न फॉर दैट काइंड ऑफ रिसेप्शन। बट दे आर ऑन, लेकिन अगर इसके परे आप देखिए, विच इज़ द चीफ रीज़न, जो कि एक मेन रीज़न है फॉर दैट काइंड ऑफ रिसेप्शन, इस प्रकार के रिसेप्शन का। इट मीन्स इन द वर्ड, इसका मतलब है कि दैट सो वेरी फ्यू आर ऑफेंडेड विथ इट, कि बहुत कम ही लोग इससे ऑफेंडेड होते हैं। ये किसने कहा था? स्विफ्ट ने कहा था। बड़ी कठिन बात कही दी भाई, आसान में कह दिया करो कि हम लोगों को भी समझ में आ जाए बात। चलिए, ओ सेक्रेड वेपन लेफ्ट फॉर ट्रुथ से डिफेंस सोल ड्रेड ऑफ फॉली, थोड़ा नीचे कर लीजिए। वाइस एंड इंसोलेंस पोप इन एपिलॉग टू द सटायर, अपने एपिलॉग टू द सटायर में पोप लिखते हैं, ओ सेक्रेड वेपन, अय पवित्र हथियार, सटायर के लिए ही। लेफ्ट फॉर ट्रुथ से डिफेंस, जिसे सच के डिफेंस के लिए बचा के रखा गया है। सोल ड्रेड, जो कि एक लौता भय है, डर है, ऑफ फॉली, किसका? मूर्खता का, वाइस अवगुणों का, एंड इंसोलेंस, और इंसोलेंस का। ठीक है, अच्छी बात है जो वे सबके पोप ने कही है। एग्जाम्पल देखिए, बेन जॉनसन का वर्क वॉलपॉन, सटायर है। सैमुअल बटलर्स का वर्क द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ड्राइडन लिखते हैं द हैंड एंड द पैंथर। हाइंड भी पढ़ सकते हैं आप। पोप्स द रेप ऑफ द लॉग, ये तो ज़बरदस्त है, ये अपने सिलेबस में भी है एल टी ग्रेड के। पोप्स द डेंसियड, डेंसियाड भी पोप का, ये भी सटायर में ही आता है। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म, ये भी सटायर है, ये एलेगरी भी कहलाती है, और फेबल भी उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जानवरों को बोलते हुए दिखाया है। इज़ द पॉलिटिकल सटायर, ये पॉलिटिकल सटायर है, और पॉलिटिकल एलेगरी भी इसे कहा जाता है। इन द बीस्ट फेबल ट्रेडिशन, बीस्ट फेबल ट्रेडिशन। डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ड्राइडन से सटायर से देख लीजिए, एप्सोलम एंड नेकेटोफिल, द मैडल, मैकफेलेक्नो, द हिंड एंड द पैंथर, और चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। सोलह, ये भी सवाल आपके एलटीके में पूछा गया था। सोलह इज, सोलह भी कुछ लोग पढ़ते हैं, है ना। सोलह इज अ थिएट्रिकल डिवाइस, एक थिएट्रिकल डिवाइस है, और ये कब यूज़ की जाती है? थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, जिसके द्वारा कोई एक्टर अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अलोन ऑन द स्टेज, अकेले स्टेज पर। यही इसमें सवाल था आपके एलटी ग्रेड में, है ना। सोनेट में आ जाइए भाई। द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सोनेटो, सोनेटो से लिया गया है, इटालियन वर्ड से। अ लिटिल साउंड और सॉन्ग, जिसका मतलब होता है कोई छोटा सा साउंड या छोटा सा गीत। इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये बड़ी कॉमन सी बात है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर रिवाइज हो जाएगा सब। हैविंग अ पार्टिकुलर राइमिंग स्कीम, करेंगे 14 लाइन की पोएम है, और एक पार्टिकुलर राइमिंग स्कीम में इसे लिखा जाता है। थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोनेट्स आर, तीन प्रकार की सोनेट्स हैं, कौन कौन सी? पेट्रार्कन है, स्पेंसेरियन है, और द शेक्सपियरियन है। द पेट्रार्कन टाइप ऑफ सोनेट इज आफ्टर द नेम ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ठीक है, जो आपके मेंस में भी काम आ सकता है एल टी ग्रेड में। ये पेट्रा के नाम पे पेट्रार्कन कहा जाता है इसको। हु रोट, जिन्होंने लिखा है द पोएम्स ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की पोएम्स को, टू एक्सप्रेस हिज लव, अपने प्यार को दिखाने के लिए। फॉर हर बिलवेड, अपनी बिलवेड लॉरा डिनोवी को, अपनी बिलवेड लॉरा डिनोवी के लिए, हिज लव, अपने प्यार को दिखाने के लिए उन्होंने ये 14 लाइन्स की पोएम लिखी थी। दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज़ टू पार्ट्स, इस तरह की सोनेट में, यानी पेट्रार्कन सोनेट में दो पार्ट होते हैं। एक ऑक्टेव होता है जिसमें 8 लाइन होंगी, सेस्टेट होगा जिसमें 6 लाइन होंगी। ठीक है, ऑक्टेव में कोई एक प्रॉब्लम या कोई समस्या, कोई दुख, ये दिखाया जाएगा, और सुख भी हो सकता है वो। और जो सेस्टेट है, जैसे ही सेस्टेट शुरू होगा 6 लाइन का, 1 3 4 5 6, ये हो गया आपका सेस्टेट। ठीक है, तो इसकी जो ये लाइन होगी ना, ये ऊपर से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया ऑक्टेव आपका। तो ये 8 लाइन ऊपर हो गई, और ये जो 9वीं लाइन है ना, यहाँ पर आपका वोल्टा आता है। क्या आता है भाई? वोल्टा। ये चेंज इन थॉट भी कहलाता है, टर्न इन थॉट भी कहलाता है। ये आपके
लिटरेरी टर्म्स में आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पेट्रार्कन सोनेट में जो नवी लाइन होगी, जो सेस्टेट की पहली लाइन बनती है, उसमें वोल्टा आता है और अचानक से जो पोयम की फीलिंग्स हैं और या पोएट की जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती है। अगर सुख होगा पहले ऑक्टेव में, कोई अच्छी बात होगी, तो फिर जो सेस्टेट होगा वो बुरा ही बुरा होगा। ऑक्टेव में अगर कोई मुश्किल है, कोई बुराई है, कोई दुख है, तो वो सेस्टेट में आकर के खुशी में बदल जाएगा, उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है भाई, तो ये इसका क्या है, पैटर्न है। ठीक है, द राइमिंग ऑफ ऑक्टेव इज ए बी बी ए बी ए। और सेस्टेट की क्या होती है, सी डी सी या सी डी भी हो सकती है। ये देखिए दिया है, इट में भी सी डी ई, अच्छा हमने सी कह दिया, कोई नहीं। तो ये और सी डी सी या डी ई डी भी हो सकती है। एक और भी जो हमने पहले बताई ना आपको, वो भी है इसी के पार्ट। एनी अदर कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिजिडनेस नहीं है उसमें। द स्पेंसेरियन टाइप ऑफ सोनेट जो है हैज़ 3 क्वार्ट्रेन्स, इनमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। ये बिल्कुल ही अलग है पेट्रार्कन से। ए बी पहला क्वार्ट्रेन हो गया, दूसरा क्वार्ट्रेन हो गया बी सी, तीसरा हो गया सी डी और लास्ट हो गया ई ई। ठीक। जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें 3 क्वार्ट्रेंस इसमें भी हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से थोड़ा सा देखिए अलग है। ये जो है आपकी स्पेंसेरियन कपलेट, ये यूज़ करती है ऐसे स्टेंजास को जो आपस में इंटरलॉक होते हैं। जैसे ये वाला इसके साथ मिलेगा जाके और ये इसके साथ मिलेगा, तो इनका जो सेंस है वो आपस में क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा। फिर ये इससे मिलेगा, ये फिर इससे मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये इससे मिलेगा, है ना। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम चलता है स्पेंसेरियन सोनेट में। शेक्सपियरियन में इंटरलॉकिंग नहीं है। ए बी सी डी ई एफ और लास्ट का जो कपलेट होता है, यानी राइम्ड होती हैं दोनों लाइन लास्ट वाली, वो जी होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है तीनों क्लियर हुई होंगी। द सोनेट केम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज वाया सर टॉमस यार्ड। सर टॉमस यार्ड के द्वारा ही सोनेट को इंग्लिश में लाया गया। एंड द अर्ल ऑफ सरे, और अर्ल ऑफ सरे के द्वारा, इनका एक और नाम है टॉमस हेहुड। हेहुड, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देखिएगा इसको। 16th सेंचुरी में लेकर के आए थे। एंड इट वाज द पेट्रार्कन फॉर्म विच दे इम्पोर्टेड। और ये दोनों लोग जिस फॉर्म को लेकर के आए थे ना, उसको क्या कहते हैं, पेट्रार्कन फॉर्म, या पेट्रार्कन फॉर्म को ही लेकर के आए थे। द फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल वाज स्टॉफेल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। ये सर फिलिप सिडनी ने पहला मेजर सोनेट साइकिल लिखा था, इसका नाम है स्टॉफेल एंड स्टेला। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है टीजीटी में। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 लिखी हैं। दीज सोनेट्स वर ड्रेस्ड आइदर टू डार्क लेडी। ये सोनेट्स या तो डार्क लेडी को यानी मेरी फिटन को डेडिकेटेड हैं, या फिर हिज फ्रेंड WH को, विलियम, क्या नाम है, विलियम रॉथस्ले या विलियम हर्बर्ट, इन दोनों में से कोई एक है। इसमें एक और पॉइंट है, वो भी देख लीजिए भाई। 154 टोटल सोनेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से 1 to 126, 1 से 126 तक किसको डेडिकेटेड है, ये आपके इनके फ्रेंड को डेडिकेटेड हैं, जो मिस्टर WH कहलाते हैं, ठीक है। और 127 से 152 तक जो है ये किसको है, डार्क लेडी को। अब आप कहेंगे फिर सर जी दो कहाँ चली गई, दो भी हैं। ये दो जो है ना, ये लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट करी है। लव गॉड, जी स्मॉल ही रखिए, लव गॉड कौन है, क्यूपिड, CUPID, ठीक। तो 1 से 126 तक इनके फ्रेंड जो हैं मिस्टर WH, और 127 से 152 तक इसको डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और लास्ट की दो जो है ना, ये आपके लव गॉड क्यूपिड को। देखिए एक ही से कई कई सवाल बन जाते हैं, तो सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए, सब दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। डन रोट 19 सोनेट्स, डन ने करीब 19 सोनेट्स लिखी और रिलीजियस थीम्स पर, ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द टाइटल होली सोनेट्स। और इनका जो टाइटल का, सॉरी, सोनेट्स का टाइटल है या ग्रुप है, उसका टाइटल क्या है, होली सोनेट्स है। मिल्टन डिड नॉट राइट अ सीक्वेंस। अब मिल्टन ने कोई सीक्वेंस तो लिखा नहीं। एंड आल्सो डिड नॉट राइट अबाउट लव, और ना ही उन्होंने लव के बारे में लिखा। हिज फेमस सोनेट्स आर, लेकिन उनकी फेमस सोनेट्स हैं कौन कौन सी। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये हो गया। टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, एंड ऑन द लेट मैसेकर इन पेडमोंट, ठीक है। ये इनकी 3 सोनेट हो गई।
आगे आइए, वर्ड्सवर्थ रोट 2 सोनेट सीक्वेंस टाइटल, इन्होंने 2 सोनेट सीक्वेंस टाइटल लिखे, द रिवर डडन और एक्लेसियस्ट। ठीक है, इसमें कुल मिला के 500 से ज़्यादा ही सोनेट है इनकी। कीट्स ने क्या लिखा है, वेल नोन सोनेट्स आर ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर पहली, और ब्राइट स्टार ये दूसरी सोनेट है इनकी। शैली की वेल नोन फॉर ओzymandias और इंग्लैंड। स्पेंसर एमोरेटी बहुत फेमस है, अक्सर पूछी जाती है ये। एड्रेस टू ब्राइड, जिसे इन्होंने किसी दुल्हन को एड्रेस किया है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने रोड सोनेट्स लिखी हैं फ्रॉम द पोर्चुगीज, इस टाइटल के साथ लिखी हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। और विक्रम सेठ ने तो अलग ही लेवल सेट कर दिया है। विक्रम सेठ ने क्या किया, इन्होंने लिखा था गोल्डन गेट 1986 में, इज अ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इन सोनेट फॉर्म। ये सोनेट फॉर्म एक मॉडर्न क्या एक्सपेरिमेंट है। दिस वर्स नॉवेल टेल्स अ स्टोरी इन 13 चैप्टर्स एंड 590 सोनेट्स। मतलब इन्होंने सोनेट्स के द्वारा अपना पूरा नॉवेल लिख डाला वर्स फॉर्म में। अच्छा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको देख लेते हैं। ये मॉडर्न टाइम का आपका लिटरेरी टर्म है। दिस इज द रिसेंट लिटरेरी न्यू क्रिटिक, ये एक नई लिटरेरी टेक्निक है। इट प्रेजेंट्स थॉट्स, ये विचारों को प्रकट करती है, फीलिंग्स को प्रकट करती है, दैट फ्लो थ्रू द माइंड, जो दिमाग से होकर के गुजरते हैं ऑफ अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के। देयर इज एन अनएंडिंग एंड अनइवन फ्लो ऑफ द माइंड, इसमें जो माइंड का फ्लो है ना वो अनएंडिंग है और अनइवन दिखाया जाएगा। विलियम जेम्स वाज द फर्स्ट, विलियम जेम्स पहले थे टू यूज दिस टेक्निक, जिन्होंने इस टेक्निक को यूज किया। द अदर प्रैक्टिशनर, और जो दूसरे प्रैक्टिशनर हैं ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक के आर वर्जीनिया वुल्फ, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मिसेस डॉलोवे में यूज़ किया है, एल्टी ग्रेड में ये नॉवेल अपनी प्रेस्क्राइब है। डोरोथी रिचर्डसन ने यूज़ किया है अपने पिलग्रमेज में, एंड हेनरी जेम्स ने इसको यूज़ किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेट्स, विक्टोरियन कंप्रोमाइज, ये 3-4 और बचे हैं भाई, है ना। चलो अब इतना आ गए हैं तो निपटा ही लेते हैं अपन। चलिए, देयर इज अ काइंड ऑफ रिवर दैट फ्लोज इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि एक तरह की नदी है जो बहती हुई दिखती है, कहाँ, कैरेक्टर के दिमाग में। मतलब जो भी विचार चल रहे हैं ना वो नदी की तरह बहते दिखते हैं एक फ्लो में बिना रुके। इट प्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ इररिलेवेंट अनकनेक्टेड आइडियाज, ये इररिलेवेंट और अनकनेक्टेड आइडियाज को प्रेजेंट करता है, ये भी यार गजब बात है। दैट सीम टू पास थ्रू द माइंड, जो दिमाग से होकर के गुजरते दिखाई देते हैं। इट प्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, और इससे एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी हमें दिखाई देता है, ये या इसके द्वारा दिखाया जाता है। देयर इज अ काइंड ऑफ, अच्छा हो गया, चलो आगे देखते हैं। जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसेस, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। मिसेस डालोवे, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। सिंबल क्या है, अ सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग अब्स्ट्रैक्ट, जिसका यूज किया जाए किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज को दिखाने के लिए। अब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, द पोएट यूजेज सिंबल्स, पोएट सिंबल को यूज करता है ऑफ लाइफ, जिंदगी के, एंड लिविंग टू कन्वे एसेंशियली हिज ओन पर्सनल रिस्पॉन्स एंड स्पिरिचुअल स्टेट, एंड लिविंग और जिंदगी के जीने के ढंग को, टू कन्वे हमें बताने के लिए, हमें मनाने के लिए, एसेंशियली विशेष तौर पे या आवश्यक रूप से, हिज ओन पर्सनल रिस्पॉन्स अपने खुद को रिस्पॉन्स, अपने खुद के रिस्पॉन्स को बताने के लिए, और स्पिरिचुअल स्टेट स्थिति को, दैवी स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, ये सिंबल होगा आपका जो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को हमारे सामने व्यक्त करे। यूनिवर्सिटी विट्स देख लीजिए कौन थे, ये आपके शेक्सपियर के कंटेम्परेरी हैं सारे। प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, प्री यानी शेक्सपियर के मैदान में, स्टेज में आने से पहले। जॉन लिली हैं, जॉर्ज पील हैं, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस नैश, लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लोव। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो थे वो ये थे, जो शेक्सपियर को कहीं कौआ कहते थे, कहीं कुछ कहते थे, सिर्फ बका करते थे। अच्छा, बाकी ये क्रिस्टोफर मार्लोव वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ये। टॉमस किड कभी किसी यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं, इनको फिर भी शामिल किया गया क्योंकि इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें जो क्वालिटी है ना वो इनसे मिलती जुलती है। ठीक है, आर नोन एज, इन्हें ही यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। दे आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसको छोड़ के, टॉमस किड को छोड़ के। ये भी सवाल बनता है कि इनमें से कौन है जो यूनिवर्सिटी विट तो कहलाता है लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी गई नहीं आज तक, तो वो कौन है, टॉमस किड।
ठीक है भाई, चल। विक्टोरियन कंप्रोमाइज में आ जाइए। विक्टोरियन कंप्रोमाइज मीन्स, विक्टोरियन कंप्रोमाइज का मतलब है अ सर्च फॉर अ टेम्परेरी गोल्डन मीन। टेम्परेरी एक क्षणिक गोल्डन सुनहरी मीन साधन की तलाश में। मतलब आप बुराई देखें ना बोलें, मतलब गांधी जी के 3 बंदरों की तरह कि ना बोलना है ना सुनना है ना देखना है ना, बस जो हो रहा है ठीक है। ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज के अंतर्गत आएगा। देखिए कैसे। द विक्टोरियंस मेड अ कंप्रोमाइज इन, रुकिएगा, 3 ब्रांचेज ऑफ लाइफ। जिंदगी की 3 शाखाओं में इन्होंने क्या किया, कंप्रोमाइज किया। इन पॉलिटिकल फील्ड में, और इसके बाद कंप्रोमाइज वाज मेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, पॉलिटिकल फील्ड में देखेंगे तो डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी के बीच क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया। रिलीजियस फील्ड में कंप्रोमाइज वाज मेड बिटवीन फेथ एंड सेप्टिसिज्म, यानी संदेहवाद और फेथ विश्वास में क्या हुआ, कंप्रोमाइज हुआ। और इन द फील्ड ऑफ सेक्स द विक्टोरियंस अलाउड सेक्स बट कन्फाइंड इट टू अ कंजुगल फेलिसिटी एंड मैरिड लाइफ। ठीक है, ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर ये हमें कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता है। इसी को अपन विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए लास्ट पहुँच चुके हैं अपन। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये कहाँ मिलता है आपको, एस.टी. कॉलरिज का, अच्छा इसको नीचे कर लीजिए। एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, या एस.टी. कॉलरिज ने इसको इन्वेंट किया है पहले तो, और यूज़ किया है अपने वर्क में बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ठीक। इट इज़ एन इमेजिनेटिव कॉइनेज बाई कॉलरिज। ये एक बस इमेजिनेटिव कॉइनेज है जो कि कॉलरिज ने किया है। वेयर द रीडर मस्ट बी विलिंग टू एडमिट दैट, जहाँ पर रीडर को ये मस्ट बी विलिंग टू एडमिट, उसे इच्छा रखनी पड़ेगी स्वीकार करने के लिए, दैट कि ही और शी, कि वो या मतलब मेल है या चाहे फीमेल हो, रीडर इज अबाउट टू रीड, पढ़ने वाला है, आ स्टोरी, एक कहानी, एंड अ पर्सन, और एक व्यक्ति के बारे में, इन ऑडियंस है। अच्छा, वो स्टोरी को पढ़ने वाला है, ठीक, यहाँ तक रखिए। एंड अ पर्सन इन द ऑडियंस मस्ट बी विलिंग, अच्छा कोई ऐसा जो ऑडियंस में से हो, मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट, वो भी तैयार हो एक्सेप्ट करने के लिए, द ड्रामेटिक कन्वेंशंस ऑफ द थिएटर एंड स्टेज, जो ड्रामेटिक कन्वेंशंस हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, थिएटर एंड स्टेज, थिएटर की और स्टेज की, उनको मानने के लिए जो तैयार हैं, वो हो गए आपके, यो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के। इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है द डिजायरेबिलिटी ऑफ रिसेप्टिव ऑफ अ रीडर टू इंजॉय अ वर्क ऑफ आर्ट। ये डिस्क्राइब करता है द डिजायरेबिलिटी, डिजायर को, इच्छा को, ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अ रीडर, किसी रीडर के रिसेप्ट करने को, और टू इंजॉय अ वर्क ऑफ आर्ट, किसी वर्क ऑफ आर्ट को एंजॉय करने के लिए। व्हेन गॉड्स डिसेंड फ्रॉम हेवन, जब देवता स्वर्ग से उतरते हैं, वी विलिंगली एक्सेप्ट, हम स्वीकार कर लेते हैं, दैट फेनोमेना, उस फेनोमेना को, बिकॉज, क्योंकि आवर लाइफ इज ऑलरेडी माउल्डेड बाई रिलीजियस, क्योंकि हमारे जो जिंदगी है ना वो पहले से ही माउल्डेड है, आकार पाई हुई है, किसके द्वारा, धर्म के द्वारा। टू एक्सेप्ट दिस फेनोमेना, इस प्रकार के फेनोमेना को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑफ द कमिंग ऑफ गॉड्स फ्रॉम हेवन, की जो देवता हैं वो कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से ही आते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका लास्ट सेशन लिटरेरी टर्म्स का। और अगर आप वीडियोस देखना चाहें यूपीटीजीटी क्रैश कोर्स को, तो बता ही चुके हैं, चैनल पे विजिट कर लीजिए। एलटी ग्रेड की भी पूरी प्ले लिस्ट वहाँ बनी हुई है, और इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।